मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप लोगों का जो नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट लेसन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या है? हेरिडिटी और इवोल्यूशन। ठीक है, एंड इवोल्यूशन। आपकी पहली हेडिंग है हेरिडिटी यानी अनुवांशिक, द प्रोसेस बाय विच फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज पासिस फ्रॉम अ पेरेंट्स टू करेक्टर। यानी वो फिजिकल और मेंटल क्वालिटी जो पेरेंट्स में होती हैं, वो क्वालिटीज़ का, करेक्टर्स का पेरेंट्स से चाइल्ड में जाना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। यानी कि अनुवांशिकता, यानी कि माता पिता के लक्षणों का संतान में जाना अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। इसी की दूसरी परिभाषा आपकी इज दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑन फिजिकल ट्रेट्स यानी करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, यानी कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके कारण जो फिजिकल या मेंटल जो करेक्टर हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पास होते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? हेरिडिटी कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है। यानी कि माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। हेरिडिटी टेंस द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू इनहेरिटेंस। यानी कि इनहेरिटेंस क्या है? वो मैकेनिज्म है जिसके कारण जो पेरेंट्स के जो करेक्टर्स हैं वो ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, इनहेरिटेंस कहलाते हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक्युमुलेशन यानी वेरिएशन का इकट्ठा होना। क्या होता है? एकदम से ही वेरिएशन किसी संतान में नहीं जाती कि उनमें इतनी चेंजिंग हो जाए। इनमें धीरे धीरे जो वेरिएशन है वो एनवायरनमेंट के कारण या जेनेटिक का वेरिएशन के कारण इकट्ठी होती रहती हैं, और वही वेरिएशन धीरे धीरे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा, है ना। रिप्रोडक्शन के द्वारा जो वेरिएशन पेरेंट्स में इकट्ठी होती जाती हैं वो धीरे धीरे किस में आती है? ऑफ स्प्रिंग में। और धीरे धीरे ऑफ स्प्रिंग में इतनी चेंजिंग हो जाती है कि ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स से कभी कभी बिल्कुल अलग दिखने लगते हैं, है ना। जैसे कि अपन ह्यूमंस को नहीं कह सकते कि ह्यूमंस किससे बने हुए हैं, मंकीज से बने हुए हैं, है ना, बंदर के बने हुए हैं, ये नहीं कह सकते क्योंकि इतनी चेंजिंग आ गई कि अपन बहुत डिफरेंट हो गए बंदरों से। ठीक है, इसी को जो चेंजिंग आती है जब नए जीव बनते हैं उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। कि किसी एनिमल्स में धीरे धीरे जो चेंजिंग आती है उसे इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब इवोल्यूशन इसका आएगा। ठीक है, जेनेटिक्स चल रहा है। इसके बाद जेनेटिक्स है यानी अनुवांशिकता है। द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। यानी अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी वह ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी अनुवांशिकता का, कि किस तरीके से जो करेक्टर्स हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं और किस तरीके से वेरिएशन ह्यूमंस में या किसी एनिमल्स में आते हैं। उनका जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं वो ब्रांच कहलाती है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी कहलाती है। जिस शाखा के विज्ञान की जिस शाखा में हम वो जो करेक्टर्स जो अंतर आता है जीवों में करेक्टर्स में, उसकी जो अनुवांशिकता होती है, यानी किस तरीके से पेरेंट्स में वो चेंजिंग जो करेक्टर्स हैं वो किस तरीके से पेरेंट्स में जाते हैं, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? अनुवांशिकी के अंतर्गत करते हैं, जैसे जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एनवायरमेंटल वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन। तो एनवायरमेंटल वेरिएशन वो हैं, जैसे कि अगर अपन कहें कि रेगिस्तान के जो एनिमल्स हैं जो अपने यहाँ भी पाए जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ करेक्टर्स वहाँ पे चेंज हो जाते हैं रेगिस्तान में, है ना, डेजर्ट में। तो वो जो करेक्टर्स चेंज हुए वो किसके कारण हुए? एनवायरनमेंट के कारण चेंज होते हैं। यानी यहाँ अगर इंडिया के कोई एनिमल्स को ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अफ्रीका में ले जाएंगे तो उनमें जो वेरिएशन आ जाएगा, जो परिवर्तन आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा? एनवायरमेंटल वेरिएशन कहलाते हैं। ठीक है, और जेनेटिक वेरिएशन क्या कहलाएंगे वो भी सुन लीजिए। जैसे कि जब जेनेटिक रूप से एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, है ना, एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा लेकिन पेरेंट्स के डीएनए में, किस में? डीएनए में। ठीक है,
डीएनए काय से मिलकर बना था, कई सारे जीन से मिलकर बना होता है ना। जब उन जीन्स में कोई परिवर्तन आ जाता है तो वो जेनेटिक वेरिएशन कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर के समय जब क्रोमोसोम्स बनते हैं तो वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बीच में अटैच रहते हैं, है ना, कुंडलित हो जाते हैं, एक दूसरे से पेयरिंग बना लेते हैं। और जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये पूरा ब्लैक वाला है नीचे वाला, ठीक है, और एक कैसा है, वाइट है, तो कुछ पार्ट्स इसमें दूसरे वाले के जुड़ जाते हैं। तो ये पूरा ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन पूरा ना ब्लैक हो गया, कुछ क्या है, वाइट है, और ये पूरा वाइट होना चाहिए था, है ना, तो इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स में जो परिवर्तन आएंगे, है ना, तो हमारे डीएनए में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। और इस तरीके का वेरिएशन क्या कहलाएगा, जेनेटिक वेरिएशन कहलाता है। डीएनए में जो बिना एनवायरनमेंट चेंज हुए, है ना, किसी अदर कंडीशन की वजह से या क्रॉसिंग ओवर क्रिया की वजह से जो डीएनए में चेंजिंग आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कहलाते हैं। और इनका एनवायरनमेंट के चेंज होने पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, ये तो ऑफ स्प्रिंग में जाएंगे ही जाएंगे पेरेंट्स से, ठीक है। कभी कभी एनवायरमेंटल वेरिएशन ऐसा होता है कि वो डीएनए को चेंज ना कर पाएँ, तो वो हो सकता है कि ऑफ स्प्रिंग में ना जाए। ऑफ स्प्रिंग में वही कैरेक्टर्स जाएंगे, चाहे एनवायरनमेंट की वजह से हो चाहे जेनेटिक रूप से हो, जो डीएनए में चेंजिंग कर देंगे वही कैरेक्टर्स पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन्स होता है लक्षण। इनहेरिटेंस माने अनुवांशिक लक्षण, यानी माता पिता में ऐसे लक्षण जो संतानों में जाए, जैसे कि घुंघराले बाल हैं, आइस कलर है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है ना। तो इस तरीके के कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं वो कैरेक्टर्स कहलाते हैं इनहेरिटेट्स, ठीक है, समझ गए। इसके बाद जो अनुवांशिकता के जो नियम दिए वो किसने दिए, ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने दिए थे। इनका जन्म 1822 में हुआ था और इन्होंने अपने जो लक्षण जो खोजें की, उन्होंने 1866 में अपनी खोज करी थी, है ना, 1865 से स्टार्ट की थी, उन्होंने 1865 में अपनी जो खोजें की थी उसको नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तुत किया, बताया उस सभा में। और इसको 1866 में 1866 में अपनी पत्रिका में जो उनकी नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी की जो पत्रिका निकलती थी, है ना, उस पत्रिका में उसको क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट है एंड वो हाइब्रिडाइजेशन के नाम से उसको प्रकाशित किया, उसको पब्लिश किया। किस नाम से, पादप संकरण के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से उसको इस जो पत्रिका थी, मैगजीन थी, उसमें इन्होंने इसको पब्लिश किया, प्रकाशित किया। इन्हें जो मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्हीं ने हेरिटेंस के लॉ दिए। ये 3 लॉ हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि इन्हें उस समय, चूँकि ये साइंटिस्ट नहीं थे, इसलिए उस समय इनके प्रयोगों को, लॉ को मान्यता नहीं दी गई। जब ये एक्सपायर हो गए उसके कई सालों बाद, है ना, 100-150 सालों बाद, इनके एक्सपेरिमेंट जब अलग अलग साइंटिस्ट कर रहे थे, उन साइंटिस्टों के नाम है हुगो डी व्रीज, जो हॉलैंड के थे, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस थे, और ऑस्ट्रिया के एरिक बॉन शेरमैक थे। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को सही माना और उनके सम्मान के लिए उन्हीं के नाम पर इन्हें मेंडल्स लॉ, या है ना, अनुवांशिकता के मेंडल्स लॉ कहा, या मेंडलिज्म कहा, ठीक है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिटेंस या मेंडलिज्म नाम दिया, जिससे मेंडल्स को सम्मान देने के लिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो मेंडल्स मैच कर रहे थे उन्हें इन्हीं के नाम से प्रकाशित किया, ठीक है। इन्होंने अपने जो नियम थे जो मेंडल्स के लॉ से मैच कर रहे थे, उन्हें मेंडलिज्म या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा, ठीक है, यानी मेंडल्स की अनुवांशिकता के नियम या मेंडलवाद कहा। इसके बाद जो मेंडल थे, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, ये फादर थे, ये भी उच्च शिक्षा प्राप्त करी, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद टीचिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते थे, लेकिन जो टेस्ट होता था उस टेस्ट में ये फेल हो गए और उस डिप्रेशन की वजह से इन्होंने फादर की नौकरी ज्वाइन कर ली। और उसके जो चर्च का जो गार्डन था उसमें
मटर के पौधों को लगाया, पी प्लांट्स को लगाया, क्योंकि पी प्लांट्स में क्या करेक्टर्स होते हैं वो एनुअल होता है, जिससे कि उस पर एक्सपेरिमेंट करना इजी हो जाता है ना। इसके बाद उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, लेकिन उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, ठीक। यानी मेन ह्यूमंस भी उसमें अपने हस्तक्षेप के द्वारा उसमें पॉलिनेशन करा सकता है। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली से हो जाता है। और प्लांट जो पी प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत सारे करेक्टर्स पाए जाते हैं। वो करेक्टर्स आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। राउंड एंड ब्रिंकल्ड, राउंड का मीन्स हो गया गोल बीज, और झुर्रीदार बीज, है ना। इसके बाद है येलो यानी ग्रीन बीज, वो येलो यानी पीला बीज, और ग्रीन माने हरा बीज। तो ये हो गया पीला, और ये कैसा हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा येलो, और ये कैसा हो जाएगा ग्रीन। ये कैसा है राउंड सीड, और ये कैसा है ब्रिंकल्ड सीन यानी झुर्रीदार, ठीक है। तो एक हो जाएगा गोल और एक हो जाएगा झुर्रीदार बीज, है ना। आपने मटर देखी हुई सिकुड़ जाती है, जो सिकुड़ी हुई मटर कहलाती है वो कहलाती है ब्रिंकल्ड। इसके बाद जो फ्लावर है वो कैसा हो जाएगा पर्पल और वाइट। जो फ्लावर लिया वो कैसा, फ्लावर का जो कलर लिया वो कैसा लिया पर्पल और वाइट। इसके इनफ्लेंटेड और कॉन्स्ट्रक्टेड। इनफ्लेंटेड मीन्स है ऐसी मटर जो कैसी हो, फूली हुई हो, ठीक है। आपने वो सुना होगा बड़े गांव की मटर। तो इस तरीके की जो मटर होगी जो बिल्कुल फूली हुई होगी वो क्या कहलाएगी इन्फ्लेंटेड, और जो इस तरीके की होगी, है ना, वो मटर क्या कहलाएगी कॉन्स्ट्रक्टेड, ठीक है। क्या कहलाएगी कॉन्स्ट्रक्टेड कहलाएगी। इसके बाद जो ग्रीन मटर होगी, फली होगी उसकी, वो ग्रीन, और जिसकी पीली हो जाएगी वो येलो कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद एक्सेल आता है ऐसे प्लांट मटर की जिसमें जो फूल हो वो साइड में निकले और प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता जाए, और जो फूल हो वो काय में निकले साइड में, ठीक है, साइड ब्रांच में निकले, वो कहलाते हैं एक्सेल। और पत्ती क्या है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है प्लांट, ठीक है। तो ये कहलाएगा एक्सेल। और ऐसा प्लांट जिसमें जो पत्तियां साइड में निकले और फूल बिल्कुल एक्सेल में लास्ट में ऊपर की तरफ क्या निकले फूल निकले, है ना, तो वो क्या कहलाता है, ऐसा प्लांट कहलाता है टर्मिनल प्लांट, ठीक है। जिनमें फूल कहाँ निकले ऊपरी ब्रांच में निकले, साइड वाली ब्रांच में ना निकल के लास्ट वाली टॉप पे निकलते हैं, वो कहलाते हैं टर्मिनल प्लांट, ठीक है। तो जो पी प्लांट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक्सेल जिनमें जो फ्लावर हैं वो साइड ब्रांच में निकलते हैं और प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। और टर्मिनल में क्या होता है, प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनको टर्मिनल पॉइंट में यानी लास्ट पॉइंट में निकलते हैं और प्लांट वहीं से निकल जाता है, प्लांट वहीं पे स्थिर हो जाता है। उसके बाद साइड ब्रांचें निकलती हैं, फिर प्लांट उस ब्रांचों के भी टॉप पे निकलेगा। जैसे कि ये मान लीजिए ये प्लांट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ फ्लावर निकल आए, यहाँ फ्लावर निकल आएंगे, फिर ब्रांच बढ़ेगी साइड में, फिर यहाँ पे फ्लावर निकलेंगे, और फिर इसके बाद जो ब्रांच फिर साइड में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के जब बिल्कुल टॉप पर फूल निकलते हैं और ठीक है उसे कहते हैं टर्मिनल प्लांट। इसके बाद टॉल यानी लंबा प्लांट और डॉर्फ यानी कि छोटा प्लांट, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है डोमिनेंट और रिसेसिव जीन। डोमिनेंट करेक्टर और रिसेसिव करेक्टर भी कहलाते हैं, है ना। डोमिनेंट करेक्टर और रिसेसिव करेक्टर को ही, जो डोमिनेंट करेक्टर होंगे उनके जीन को अपन डोमिनेंट जीन कहेंगे, और रिसेसिव करेक्टर्स के जीन को अपन रिसेसिव जीन कहेंगे। डोमिनेंट उन्हें कहते हैं जो करेक्टर्स पेरेंट्स में, है ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं डोमिनेंट, और जो करेक्टर नहीं दिखाई देते वो रिसेसिव कहलाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो मेंडल थे उन्होंने जो जैसे टॉल प्लांट अगर अपन लें तो उसके लिए उन्होंने टी करेक्टर मान लिया था, और जो रिसेसिव थे उनके लिए उन्होंने स्मॉल टी मान लिया। जो करेक्टर अपन यहाँ कैपिटल में मानेंगे उसी को अपन स्मॉल ले लेंगे, यानी कि टॉल के लिए टी और डॉर्फ के लिए डी, ऐसा नहीं लेंगे। अगर अपन टॉल प्लांट के लिए टी ले रहे तो उसका स्मॉल करेक्टर जो स्मॉल है या दूसरा जो करेक्टर है रिसेसिव करेक्टर, उसके लिए अपन स्मॉल लेटर ले लेंगे, ठीक है। तो अपन ने टॉल के लिए टी ले लिया, तो स्मॉल प्लांट के लिए या डॉर्फ प्लांट के लिए अपन स्मॉल टी ले लेंगे। अब डोमिनेंट कब कब होगा, या तो दोनों कैपिटल टी हो तब भी डोमिनेंट होगा, और दोनों स्मॉल टी होंगे तब तो वो पौधा स्मॉल होगा, ठीक है। लेकिन यदि कैपिटल टी हो साथ में स्मॉल टी हो
है ना, तब जो करेक्टर आएगा, एक करेक्टर कैसा हो, जो कैपिटल वाला हो वो हो, और एक जीन कैसा हो, स्मॉल वाला हो, स्मॉल लेटर का हो, यानी रिसेसिव हो। तो एक हो जाए डोमिनेंट जीन और एक हो जाए रिसेसिव जीन। जब एक डोमिनेंट जीन आ जाएगा, एक रिसेसिव जीन आ जाएगा, तो जो करेक्टर्स आएंगे, है ना, जो करेक्टर्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, या ट्रेड्स आएंगे, है ना, ट्रेड्स कह लो, करेक्टर भी कह सकते हैं, ट्रेड्स कह लो। तो जो ट्रेड्स ऑफ स्प्रिंग में आएंगे, है ना, तो जो ट्रेड्स ऑफ स्प्रिंग में आएंगी, ठीक है, तो जो ऑफ स्प्रिंग में आएंगे वो ट्रेड्स कहलाएंगे डोमिनेंट। क्या कहलाएंगे, डोमिनेंट, ठीक है। तो जो करेक्टर्स इस कंडीशन में, किस में, जब एक डोमिनेंट जीन हो और एक रिसेसिव जीन हो, जब एक डोमिनेंट जीन होगा और रिसेसिव जीन होगा, तो जो ट्रेड्स ऑफ स्प्रिंग में आएंगी, यानी ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर सीन होंगे, वो करेक्टर जो ऑफ स्प्रिंग में सीन होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमिनेंट कहलाएंगे। और जो करेक्टर ऑफ स्प्रिंग में सीन नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा, यानी डिसअपियर हो जाएगा, वो करेक्टर कहलाएगा रिसेसिव करेक्टर्स या रिसेसिव जीन। समझ में आ गई। तो अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों जीन हैं, है ना, तो जो करेक्टर्स डोमिनेंट और रिसेसिव जीन में से जो करेक्टर्स आएंगे, सीन होंगे, वो डोमिनेंट कहलाएंगे। यानी हमेशा डोमिनेंट जीन ही अगर, है ना, अगर हैं तो वो ज़रूर उसमें ऑफ स्प्रिंग में सीन होंगी, और रिसेसिव करेक्टर ऑफ स्प्रिंग में सीन नहीं होंगे। रिसेसिव करेक्टर एक ही कंडीशन में सीन होंगे, जब दोनों रिसेसिव जीन पाए जाएंगे ऑफ स्प्रिंग में, तभी वो ऑफ स्प्रिंग में सीन होंगे। तो जो प्लांट्स थे उसमें 7 पेयर्स लिए मेंडल ने। कितने करेक्टर्स लिए, 7 करेक्टर्स लिए। 7 करेक्टर्स हमने आपको बता दिए हैं, है ना। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट चाहें तो निकाल सकते हैं। एक बार ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद इसका ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और तीसरी बार में ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये वीडियो आज आपका ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आपका नेक्स्ट लेक्चर अपन नेक्स्ट डे पे स्टार्ट करेंगे।